स्टूडेंट्स, आज हम ग्लाइकोलाइसिस का अध्ययन करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस सभी प्रकार की श्वसन प्रक्रियाओं का प्रथम चरण होता है। इस प्रक्रिया का जो आविष्कार था वो 3 जर्मन वैज्ञानिक थे, एम्डन, मेयरहॉफ व पारनास द्वारा किया गया था। इसीलिए इस पाथवे को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। तीनों ही वैज्ञानिकों के नाम के जो इनिशियल लेटर्स हैं उनको लेकर ईएमपी पाथवे नाम इनको दिया गया है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया या तो ग्लूकोज से या फिर फ्रक्टोज से शुरू होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही 6 कार्बन युक्त शर्कराएं होती हैं। इस चक्र का जो अंतिम उत्पाद होता है, यानी जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया समाप्त होती है तो लास्ट में जो प्रोडक्ट अपन को प्राप्त होता है उसका नाम होता है पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज के अणु से ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात पायरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। यह जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी चरण होते हैं, जो भी स्टेप्स हैं, वो सारी प्रक्रियाएं साइटोप्लाज्म में होंगे नहीं, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं। इसीलिए ये जो चक्र है इसे कोशिका द्रव्य श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो अपन अभी ग्लाइकोलाइसिस के चरण पढ़ेंगे, इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय, दोनों ही प्रकार के श्वसन के लिए ग्लाइकोलाइसिस तो सामान्य चरण है। यदि अवायवीय श्वसन भी हो रहा है, नॉन एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है, तो भी ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही। तो ये दोनों ही चरणों में कॉमन स्टेप ग्लाइकोलाइसिस होता है। आगे के जो चरण होते हैं वो एनएरोबिक और एरोबिक में अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेप तो सबका ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। इसीलिए जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, यही कारण है कि इसको सामान्य श्वसन पथ भी कहा जाता है। ये एक रिएक्शन दी हुई है। ये जो रिएक्शन है इसमें ये ग्लूकोज है, C6H12O6 हेक्सो शुगर है। ग्लूकोज हो सकती है या फिर फ्रक्टोज भी हो सकती है। जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसके बाद ये कन्वर्ट होती है किसमें, 2 अणु किसके, C3H4O3, जो कि पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला है। यानी एक ग्लूकोज के अणु से ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात 2 अणु पायरुविक अम्ल के प्राप्त होते हैं और 4 हाइड्रोजन निकलती है। ये जो परिवर्तन है, लेकिन अभी फिर अपन देखेंगे कि ये इतने सारे स्टेप्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है तो एक ही चरण में बता दिया आपको, लेकिन एक्चुअली में ये प्रक्रिया संपन्न होने में, मतलब ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनने में बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मल्टी स्टेप रिएक्शन है। एक रासायनिक अभिक्रिया में ना होकर अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है और पूरी श्रृंखला के द्वारा ही ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब इसके चरण देखते हैं अपन। सबसे पहले ये देखें, ग्लूकोज से शुरू हो रही है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, यानी ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, ग्लूकोज से देख रहे हैं अपन। तो जो पहला चरण होता है उसमें ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन की शर्करा है, वो एक एंजाइम जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। और इस प्रक्रिया में एक जो एटीपी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो एटीपी है उससे ग्लूकोज फॉस्फेट को ग्रहण कर लेता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये जो एंजाइम है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। 2 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है काइनेज। काइनेज जहाँ कहीं भी आएगा, ये जो काइनेज शब्द आता है, काइनेज शब्द का मतलब होता है कि फॉस्फेट का एडिशन करना। कोई एंजाइम यदि किसी पदार्थ में फॉस्फेट का एडिशन करता है, जोड़ता है, तो वो एंजाइम काइनेज कहलाता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा हेक्सोकाइनेज, नाम से अपन को पता चल रहा है। तो हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, हेक्सो मतलब 6 कार्बन की, 6 कार्बन की चीज़ क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज में जोड़ क्या रहा है, एंजाइम है काइनेज, तो जोड़ रहा है फॉस्फेट। तो ग्लूकोज में फॉस्फेट जोड़ के बना दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब फॉस्फेट जोड़ने के लिए फॉस्फेट चाहिए थी, तो वो फॉस्फेट प्राप्त करेगा एटीपी से। तो इस चरण में एक एटीपी का इस्तेमाल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, वो एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। तो आइसोमरेज का एंजाइम होता है, वो वह एंजाइम होता है जो एक समावयवी को उसके दूसरे समावयवी रूप में परिवर्तित करता है। आप जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के समावयवी होते हैं। तो ये जो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज नामक एंजाइम होता है, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अगले चरण में ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है,
ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की उपस्थिति में, काइनेज वापस से आ गया काइनेज। जब काइनेज है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि काइनेज का काम होता है फॉस्फेट का एडिशन करना। अब एडिशन करने के लिए फॉस्फेट चाहिए, तो वो फॉस्फेट कहाँ से लेगा, तो वापस से एटीपी का इस्तेमाल करेगा। एटीपी से एक फॉस्फेट ले लेगा। एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब उसमें से एक फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने ले ली, तो एटीपी तो बन गया एडीपी, माने एडिनोसिन डाईफॉस्फेट बन गया। अब 2 ही फॉस्फेट रह गई इसके पास, और वो जो फॉस्फेट एटीपी से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने ली थी, वो अपनी पहली पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे जोड़ ली, तो ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। जैसा नाम से ही पता है, फ्रक्टोज है 6 कार्बन की शर्करा, और इसकी पहली और छठी दोनों ही पोजीशन पर फॉस्फेट जुड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए इस तरीके की स्थिति है, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो अब ये 1 से शुरू है और ये मान लीजिए छठा है। तो अब इसकी छठी पोजीशन पे भी फॉस्फेट जुड़ी हुई है, इसकी जो पहली पोजीशन पे उस पे भी फॉस्फेट जुड़ी हुई है, तो ये बन गया है फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। अब होगा क्या, अगले चरण में एक एंजाइम है जिसका नाम है एल्डोलेज। एल्डोलेज की उपस्थिति में जो निर्जलीकरण की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी, और फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट जो है वो निर्जलीकृत हो जाएगा, सॉरी निर्जलीकृत नहीं, विच्छेदित हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में टूट जाता है। अब फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट तो था 6 कार्बन का, ये तो था 6 कार्बन का, और ये टूटा है किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, जो कि 3 कार्बन का एक यौगिक है। और ये जो 3 कार्बन का यौगिक है, इसके अलावा एक चीज़ और बनी है, ये एक एंजाइम फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज की उपस्थिति में अपने समावयवी रूप डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी 3 कार्बन का ही कंपाउंड होता है, और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जैसे अपन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं, ये भी एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन ये एल्डिहाइडिक रूप है, और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो एक कीटो रूप है। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो सीधे ऑक्सीकृत नहीं हो सकता, तो इसीलिए इस पाथवे में जाने के लिए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को वापस से कन्वर्ट किस में होना पड़ेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो इसीलिए इसके इस चरण से जो भी चलेंगे, आप ये यहाँ थोड़ा सा देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल, 1 मोल मतलब एक अणु चल रहा था। अब इसके बाद से चलेंगे कितने, 2 अणु, तो यानी यहाँ से इस 6 कार्बन की एक चीज़ टूट के 3 कार्बन के 2 अणु बनाएगी, किसके, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। अगले चरण में एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। डी मतलब हटाना, हाइड्रोजिनेज मीन्स हाइड्रोजन को हटाएगा, और किस में से हटाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से। यानी कि इसका जो ऑक्सीकरण हो जाएगा किसका, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का। तो ऑक्सीकरण के पश्चात 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। अब ये जो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, ये कन्वर्ट होता है, ऑक्सीकृत हो गया, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया। ये जो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, इसका अगेन डिहाइड्रोजिनेशन होगा, और डिहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी उसका एक ग्राही होता है जिसका नाम होता है एनएडी। एनएडी का मतलब है निकोटीनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो एनएडी है ये ऑक्सीकृत रूप है, और NaDH2 अपचयित रूप है। तो NAD से NaDH2 कैसा बना, NAD और NaDH2 में अंतर किस चीज़ का है, केवल H2 का। H2 क्या है, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आई है, ये हाइड्रोजन आई है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से। इसमें से हाइड्रोजन निकली है जिसे NAD ने ग्रहण कर लिया है, NAD NaDH2 में कन्वर्ट हो गया। तो 2 अणु NaDH2 के स्थान पे बन गए हैं, और अपनी हाइड्रोजन का त्याग करके 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। अब जो अगला एंजाइम होगा अगले चरण में, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होगा, उसके प्रत्येक अणु से एक फॉस्फेट विमुक्त होगा, बाहर निकलेगा। क्योंकि आपने देखा कि 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। तो इसमें तो ये 3 कार्बन की चीज़ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1 2 3 एसिड है, 3 कार्बन का है, तो इसकी पहली पोजीशन पे फॉस्फेट है,
और इसकी जो तीसरी पोजीशन है उस पर फॉस्फेट है। लेकिन ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इसकी केवल तीसरी पोजीशन पे यहाँ ऊपर ही फॉस्फेट है, पहली पर फॉस्फेट नहीं है, हट गया इसकी फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट। तो वो फॉस्फेट जो है वो हटा, तो उस फॉस्फेट को ग्रहण किसने किया, उसको ग्रहण किया है एडीपी ने। एडीपी ने ग्रहण कर लिया, जिससे कि एडीपी के 2 अणु बन गए हैं किसमें, 2 अणु एटीपी में कन्वर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर ये प्रक्रिया जो थी फॉस्फोट्रांसफरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में हुई थी। तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होगा वो कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, जो कि इसका समावयवी रूप है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का समावयवी रूप है 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, सब सेम है, बस फर्क ये है कि जो फॉस्फेट होगी वो थर्ड पोजीशन से पहुंच गई है, कहाँ पर, सेकंड पोजीशन पे, तो बन गया है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो प्रक्रिया है वो फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होती है। अब एक एंजाइम है जिसका नाम है इनोलेज। इनोलेज निर्जलीकरण की प्रक्रिया करता है। तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जल बाहर निकलेगा, निर्जलीकृत होगा ये, और कन्वर्ट हो जाएगा ये किसमें, 2 अणु किसके, फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल के। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन जाएंगे 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड फॉस्फेट का रिमूवल करेगा, जिसको एडीपी ग्रहण करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये प्रक्रिया पायरुविक काइनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होगी, और फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बन जाएगा क्या, पायरुविक एसिड। तो इस पूरी प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी ये चरण संपन्न हुए, इन सब प्रक्रियाओं में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है किसमें, एक ग्लूकोज का एक अणु कन्वर्ट हुआ है पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में। ग्लूकोज 6 कार्बन की शर्करा है, जबकि पायरुविक अम्ल जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो 6 कार्बन की एक चीज़ कन्वर्ट हुई है 3 कार्बन की 2 कंपाउंड में, मतलब पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में। ये हो गई ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। अब इसके आगे अपन को देखनी है कि एनर्जी करेंसी, इसका क्या हमें इससे क्या एनर्जी प्राप्त हुई इस पूरी प्रक्रिया में। तो ग्लाइकोलाइसिस एक अवायवीय प्रक्रिया है, जो इसकी एनर्जी रिलेशंस हैं वो अपन जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से, जैसा इसमें लिखा हुआ है, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। तो ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, ये अपन जानते हैं। और इस क्रिया में पूरी प्रक्रिया जो ग्लाइकोलाइसिस की चलती है, तो एटीपी के 4 अणु बनते हैं, लेकिन शर्करा के फॉस्फेटीकरण में एटीपी के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। अतः शुद्ध लाभ जो है वो केवल 2 एटीपी अणुओं का है। तो ये जरा यहाँ देख लीजिए, अपन यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर ये देखो, एक तो ये वाला चरण है, 2 एटीपी तो यहाँ बन गए हैं, और एक ये वाला चरण है, 2 एटीपी यहाँ बन गए हैं। तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो 4 एटीपी तो बन गए, बने कितने, 4 एटीपी बने ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जब संपन्न हुई। लेकिन साथ के साथ अपन को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक एटीपी से एक एडीपी बन रहा है, और यहाँ पर एक एटीपी से एक एडीपी बन रहा है, मतलब 2 एटीपी काम में हो रहे हैं। 4 बन रहे हैं लेकिन 2 काम में आते हैं, तो 4 - 2 बराबर कितना होगा, 2। तो यहाँ पर जो शुद्ध लाभ है एटीपी का, वो तो हो रहा है अपन को 2 एटीपी। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जो अपन को देखनी है, वो क्या, जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, उस समय NaDH2 का एक अणु बनता है। लेकिन चूंकि ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बन रहे हैं, यानी कि डबल डबल बन रहा है, जैसे पायरुविक एसिड भी 2 बनेगी, तो ये सब 2-2 बनते हैं। जहाँ से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन जाता है, वहाँ से प्रत्येक अणु 2 बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ग्लूकोज के एक अणु से NaDH2 के 2 अणु बनेंगे। इसको भी अपन देख लें यहाँ पर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 4 एटीपी बने, 4 में से 2 काम में आ गए, तो बच गए 2 एटीपी। तो अपन को केवल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 2 एटीपीओं का लाभ हुआ। इसके अलावा 2 NaDH2 प्राप्त हुए। जैसा अपन जानते हैं कि 1 NaDH2 जो होता है वो आगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाकर बनाता है कितने, 3 एटीपी। तो यहाँ पर अपन को कितने NADPH2 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो यानी कितने एटीपी के बराबर हुआ, 6 एटीपी के बराबर हुआ। 6 एटीपी का लाभ ये हो गया हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, और 2 एटीपी का लाभ जो है वो हो गया है हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। तो अब इसमें अपन देखते हैं यहाँ पर आगे चल के, ये देखें आप आगे,
वायवीय श्वसन में NADH2 के प्रत्येक अणु माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र द्वारा ATP के 3 अणु और जल का 1 अणु देता है। तो ये यहाँ पर अपन ने देखा कि 6 और 2 यानी 8 ATP का अपन को लाभ हो गया। 6 तो बने हैं NADH2 से और 2 ATP होगा, 4 - 2 बराबर 2, तो यानी 4 + 2 बराबर 6 ATP का शुद्ध लाभ जो है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा होता है। ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके आगे जो क्रेब्स चक्र है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।